आप भी पाखंड की तरफ बढ़ गए तो आपका पूरा जीवन भी उन्हीं पाखंडों की परंपराओं में समाप्त हो जाएगा। इसलिए युवा वर्ग को जगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आज जानबूझ करके हमारे धर्म के नाम पर पाखंड बहुत चरम सीमा पर बढ़ाया जा रहा है, बहुत चरम सीमा पर। धर्म का जो वास्तविक रूप है बच्चों, वो तो ढक चुका है। लोगों ने केवल लेबल धर्म का लगाया हुआ है, बाकी डिब्बों के अंदर अपना माल भर करके लोग बेच रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। धर्म क्या है ये लोग नहीं जानते। धर्म के नाम पर नई नई मान्यताएं, नई नई रूढ़ियां, नई नई कुप्रथाएं समाज में बढ़ती चली जाती हैं। और सबसे ज्यादा पाखंड हिंदू जाति के अंदर है, और ये ही पाखंड हमारे पतन का कारण पहले बना था और आगे भी बनेगा। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले पाखंड का खंडन किया। सबसे पहले मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में बात आती है कि कितना आत्मिक बल उस व्यक्ति के अंदर रहा होगा कि पूरी दुनिया उस समय एक तरफ थी और वो अकेला शख्स एक तरफ खड़ा था, उनका झंडा हाथ में लेकर के और वेद की पुस्तक हाथ में लेकर के। पूरी दुनिया को उसने चैलेंज किया था कि आओ मेरे साथ डिबेट करो, मेरे से शास्त्रार्थ करो। तुम जिन मान्यताओं को धर्म के नाम पर समाज में प्रसारित कर रहे हो, इन मान्यताओं का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सारे आडंबरपूर्ण आचरण है। सबसे पहले उसने हिम्मत की थी हमको बताने की। क्या इस समाज की स्थिति हो रही है, आप सोचिए। और आज भी पाखंड चरम सीमा पर बढ़ रहा है। मेरी ये बेटियां बैठी हैं, कितनी ही बेटियों के पैर में काला काला धागा बंधा हुआ होगा, है या नहीं? होगा। अच्छा, पहले ये काला धागा गले में होता था, फिर उसके बाद यहां बांधने लग गए लोग, उसके बाद फिर यहां बांधते थे इसको। अब ये नीचे उतरते उतरते पैरों तक आ गया। पता नहीं नीचे उतरेगा या फिर बैक मार जाएगा, पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, ये जो पढ़ी लिखी बेटियां जितनी भी माता यहां पर बैठी हैं, आजकल तो लड़के भी बांध रहे हैं उसको, है ना? वो भी अपने पैर में काला धागा बांध रहे हैं। वो भी कब थोड़ो, वो भी पूरे फैशन में रहते हैं, है? अच्छा, इनसे पूछो कि भाई ये क्यों बांधा जाता है, तो क्या उत्तर आपके पास में बताओ? कोई भी लॉजिकल साइंटिफिक इसका उत्तर नहीं दे सकता। ये काले पीले धागे बांधने हमारी परंपरा नहीं है बच्चों, याद रखना। ये सारी मुसलमान लोगों की देन है। हम लोग तो महावीर भगवान हनुमान के उपासक हैं, और हमारे यहाँ यज्ञोपवीत पहनने की परंपरा है। मुझे बताओ, भगवान श्री कृष्ण को देखो, भगवान श्री राम को देखो, महावीर हनुमान को देखो, जहां भी हनुमान जी की फोटो मूर्ति आपको मिलेगी, सब जगह हनुमान जी के गले में काला धागा मिलेगा या यज्ञोपवीत मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? अरे बोलो, या नहीं देखा आपने? हनुमान जी का चित्र भी नहीं देखा क्या? हनुमान जी तो आप जब बोलते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो उसमें स्पष्ट आता है कांधे मूज जनेऊ साजे, है ना? हनुमान जी हमेशा यज्ञोपवीत धारण करके रहते हैं। भगवान राम यज्ञोपवीत धारण करके रहते हैं। भगवान कृष्ण यज्ञोपवीत धारण करके रहते हैं। लेकिन राम कृष्ण और हनुमान के भक्त डोरे गंडे ताबीजों में जकड़े पड़े। इनसे पूछो ये काला धागा क्यों बांधते हो, तो कोई जवाब नहीं है। बस हंस के कहते हैं ये अच्छा रहता है, ये नजर से बचा देता है, नजर से। केवल हमारी जो मान्यताएं चल रही है ना वर्तमान समय में, इनका आधार कुछ नहीं है, केवल देखा देखी। दूसरा व्यक्ति करता है, दूसरे भी देख करके उससे वो भी करना शुरू कर देता है। दिमाग से हम लोग नहीं सोचते कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो काला काला धागे बांधती हैं हमारी बेटियां बहनें पैरों में, उनका केवल एक ही कारण है, कहती है नजर से बचाने के लिए होता है, नजर से बचाने के लिए। एक कॉलेज के अंदर मैं स्पीच दे रहा था, मैंने पूछा कि बेटियों ये काला धागा क्यों बांधती हो, तो कहती है स्वामी जी नजर से बचाने के लिए है। मैंने कहा मेरी बेटी, अभी तो तेरी उम्र केवल 16-17 साल की है, अभी तो तेरे पूरे सिर के बाल काले हैं, और इतने बड़े बाले काले बड़े बड़े बालों से तेरी नजर नहीं रुक पा रही, ये छोटा सा धागा तेरी क्या नजर को रोकेगा? लेकिन सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। रूढ़ियां को हम लोग ढोते चले जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम थोड़े से बुद्धिजीवी बने, सोचें इस समाज की स्थिति क्या होगी। इतना डरपोक समाज बन गया। मैं देखता हूं, मैं जिस दिन आ रहा था तो मैंने रास्ते में बड़ी बड़ी कोठी बनी हुई देखी है आपके राजस्थान में। तो लोग कोठी के आगे क्या लटका देते हैं आपके यहाँ? क्या लगाते हैं आपके यहाँ? हाँ, टायर लगाते हैं, बेटियां बोल रही हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी की शिक्षा भले ही प्राप्त की है,
लेकिन आईक्यू उसके पास में कुछ नहीं है, बस वो भी रूढ़िवादी परंपराओं को ढोता चला जा रहा है। आर्य समाज और दूसरे समाजों में बस केवल यही अंतर है, यहीं पर थोड़ा सा खटपट होता है। हम लोग उन रूढ़िवादी परंपराओं को पूरी तरह से नकार देते हैं, केवल साइंटिफिक लॉजिकल परंपरा को स्वीकार करते हैं। बाकी हमारे दूसरे भाई बंधु वो सब कुछ स्वीकार करते रहते हैं, डरते रहते हैं, इन परंपराओं को ढोते रहते हैं। मैंने बड़े बड़े इंजीनियर लोगों को देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर लोगों को देखा है। एक डॉक्टर के साथ में जा रहा था, बड़ी महंगी गाड़ी उनके पास में थी। जब चौराहे पर पहुंचे तो वहां पर नींबू मिर्च बेचने वाला एक लड़का घूम रहा था। आपके यहाँ भी बेचते होंगे नींबू मिर्च, लोग खरीद करके अपने वाहनों पर लगाते हैं, कोई अपने घर की चौखट पर लगा देता है। डॉक्टर साहब ने गाड़ी रोकी, ओडी गाड़ी, बड़ी महंगी गाड़ी उनकी। उन्होंने गाड़ी जब रोका और उन्होंने 10 रुपए में नींबू मिर्च की माला ले ली। अब डॉक्टर है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में ही बुद्धिमान है, इस क्षेत्र में बिल्कुल 0/0 कुछ नहीं जानता। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कि डॉक्टर साहब ये नींबू मिर्च की माला आपने क्यों ले ली, क्या करोगे इसका? उन्होंने लेकर के गाड़ी में लटका दी। वो तो कहते हैं स्वामी जी ये अच्छा रहता है, ये शुभ रहता है। तो मैंने कहा इससे शुभ का क्या मतलब? बोले आप स्वामी जी सब जानते हैं गाड़ी बड़ी महंगी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की तब जा करके गाड़ी ली, तो ये मैंने गाड़ी पर लगा दी, इससे गाड़ी ठीक बनी रहेगी, गाड़ी में शुभ होगा, कुछ अशुभ नहीं होगा। मैं कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये गाड़ी आपके जीवन से कीमती नहीं है। अगर नींबू मिर्च की 10 रुपए की माला लटकाने से मंगल हो जाता, ठीक हो जाता है, तो एक माला आप भी अपने गले में लटका लीजिए। डॉक्टर साहब मुस्कुरा दिए। डॉक्टर साहब के पास में मेरे तर्कों का कोई जवाब नहीं था। अच्छा आप घरों के ऊपर टायर लटका रहे हैं, है ना, कोई टायर लटकाता, कोई नींबू मिर्च लटकाता, कोई आजकल हांडी लगा देते हैं, और आजकल एक मुखौटा आने लग गया, मुखौटा है, उसकी जीभ निकली रहती है, आंख निकली रहती है, राक्षस जैसा बना होता है, और लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लिखा होता है उस पर। और किस लिए लगा रहे हैं? कहते हैं नजर से बचाने के लिए। आश्चर्य की बात है। अच्छा इन टायरों से नजर बचेगी? क्या है ये नजर? ये आपको ही लगती है और तो किसी को लगती नहीं है। अमेरिका में कोई बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां खड़ी हैं, कोई टायर नहीं लटकाता। ब्रिटेन में कोई टायर नहीं लटकाता, वहां कोई मुखौटा नहीं लटकाता, कोई नींबू मिर्च नहीं लटकाता। आपके ही पीछे नजर पड़ी है क्या? कहते हैं जी नजर में तो वो ताकत होती है स्वामी जी महाराज जो पत्थर को भी तोड़ देती है। मैंने कहा भैया आप जो कोठी बंगला बनाते हो ये कोई ज्यादा विशेष खास नहीं बनाते हो। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और सब लोग घूर घूर करके देखते हैं ताजमहल को, लेकिन क्या ताजमहल को आज तक नजर लगी है? बच्चों आपने सुना कि ताजमहल को नजर लगी और उसकी दीवार चटक गई? सुना आप लोगों ने? जो विश्व की बड़ी धरोहर है, जो दुनिया का आश्चर्य माना जाता है ताजमहल, जो इतना सुंदर माना जाता है, और दुनिया के लोग उस ताजमहल को देख रहे हैं, उस ताजमहल को तो नजर नहीं लग रही, तुम्हारे घर को नजर लगेगी। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है, बस वो रूढ़ियां चलती चली जा रही हैं, हम उन परंपराओं को ढोते चले जा रहे हैं। शनि राहु केतु में इसलिए इस बात को रख रहा हूं क्योंकि आगे जाकर के आप लोगों को भी इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप बिल्कुल इस चीज में स्पष्ट हैं तो आप पाखंड के जाल से बच जाओगे, और यदि नहीं, डिग्रियां बेटियां कितनी भी हासिल कर लेना, डिग्री हासिल करने से जरूरी नहीं कि धर्म के क्षेत्र में भी आपको जानकारी मिल जाए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को पौराणिक ये पाखंडी लोग ऐसा बहका करके इतना अपने जाल में फंसाते हैं और इनका पूरा धन खींचते रहते हैं, उनको सत्य तक तो पहुंचने ही नहीं देते। बड़ी स्थिति है। एक लड़की थी एमएससी पढ़ी लिखी, एमएससी कोई सामान्य नहीं, बड़ी डिग्री होती है एमएससी। सत्य घटना मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। एक विद्वान ने अपना संस्मरण लिखा है। वो कहते हैं कि आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा था 3 दिन का। वो विद्वान लोग 3 ही थे, एक भजनोपदेशक थे, उनके साथ एक ढोलक बजाने वाले थे और एक खुद वक्ता थे। 3 विद्वान कार्यक्रम के लिए चले गए। अब जब कार्यक्रम के लिए पहुंचे तो वहां पर भोजन आदि की व्यवस्था परिवारों में थी। 3 दिन तक कार्यक्रम होना था, रुकना था, परिवारों में जाके भोजन करना था। लेकिन पहले दिन जो भोजन की व्यवस्था थी वो प्रधान जी के परिवार में थी। आर्य समाज के विद्वान भोजन करने गए परिवार में 3 ही लोग थे। तो प्रधान जी की जो बेटी थी वो एमएससी पढ़ी लिखी थी, एमएससी। तो पंडित जी ने कहा बेटी तुम आर्य समाज के सत्संग में जाती हो? वो बेटी कहती नहीं 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 पंडित जी मैं आर्य समाज में नहीं जाती, मैं तो एमएससी हूं। तो पंडित जी ने सोचा कि शायद ये कहना चाहती है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, आर्य समाज में जाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को क्या आवश्यकता है जाने की।
पंडित जी ने थोड़ी देर इधर उधर की बात की, फिर उस बेटी से पूछा, बेटी तू आर्य समाज में क्यों नहीं जाती? तो कहती, पंडित जी मैंने बताया ना मैं एमएससी हूं, इसलिए मैं नहीं जाती आर्य समाज में। पंडित जी समझ गए ये कहना चाहती है कि एमएससी कोई बहुत बड़ी डिग्री है, इसने वो डिग्री हासिल कर ली है तो ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान पढ़ लिख गई, तो आर्य समाज में जाने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब आर्य समाज में तो मूर्ख लोग जाते हैं, इसका कहने का मतलब तो ये हुआ। अब पंडित जी आर्य समाज के विद्वान थे, बड़े तार्किक थे, बड़े बुद्धिमान थे। उस बहन को सही रास्ते पर लाने के लिए देखो उन्होंने क्या सा प्रपंच किया। हम तो सही रास्ते पर लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन दूसरे लोग तो जानबूझ करके लोगों को फंसाने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं। पंडित जी का बेटा तू एमएससी है? बोले हाँ। अरे जरा अपना हाथ मुझे दिखा। आप लोग भी ज्योतिष पर विश्वास करते हो नहीं करते हो? हैं? सभी जाते होंगे। कोई यहां पर आ जाए पाखंडी कहने लग जाए कि मैं तुम्हारे भविष्य को बता दूंगा, तो सारे के सारे लोग पहुंच जाएंगे। पढ़े लिखे लोग जाके उसके सामने हाथ फैला देते हैं कि महाराज मेरे भविष्य को, मेरे फ्यूचर को देख करके बताओ। अच्छा, दुनिया में कोई किसी का भविष्य बता सकता है क्या? बोलो, कोई भविष्य की बात जान सकता है? ये बड़े बड़े सारे के सारे ज्योतिषी धरे रह गए, किसी को नहीं पता चला कि नरेंद्र मोदी नोटबंदी करने वाले हैं। बोलो, कोई बता पाया? कहां चला गया इनका ज्योतिष? कोरोना जैसी भयंकर महामारी 2 बार रिपीट होगी, कोई ज्योतिषी बता पाया? सारे के सारे ज्योतिषी धरे रह जाते हैं। ये केवल कोरा पाखंड है लोगों को फंसाने का। याद रखना, ये जो आपकी हाथ में लकीरें हैं ना, ये ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई लिपि नहीं है जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है। कोई भी बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस लिपि को नहीं जान सकता, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति इसकी लिपि को समझता है। एक पाखंडी केवल धर्म के नाम पर पाखंड करके झूठा बनाते हैं लोगों को, झूठी बातों में बहलाते हैं, फुसलाते हैं और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। पंडित जी ने कहा, मैं फिर कहता हूं, आर्य समाज इस फलित ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता है। ज्योतिष को हम मानते हैं, ज्योतिष एक शास्त्र है और वो शास्त्र बिल्कुल सत्य है, लेकिन ज्योतिष के अंदर गणित विद्या है। ये सूर्य, ये ग्रह नक्षत्रों की गति, इनकी चाल, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये केवल बाहर के वैज्ञानिक लोगों ने नहीं बताया, अंग्रेज लोगों ने नहीं बताया, हमारे ऋषि लोगों ने पहले ही ज्योतिष के माध्यम से दुनिया को बता दिए थे सारे सिद्धांत। कितने बज करके कितने मिनट पर कौन सा ग्रह होगा, कब कौन सा नक्षत्र होगा, किस समय पर, किस क्षण, किस मुहूर्त में सूर्य किस राशि में प्रवेश करेगा, ये सब हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे गणितज्ञ लोग, हमारे विद्वान लोग ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से पहले बता देते हैं कि उस दिन सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन चंद्रमा का ग्रहण होगा। ये विद्या बिल्कुल सत्य है, लेकिन आज इस ज्योतिष शास्त्र के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल ली है अपनी। लोग बहकाते हैं, फलित ज्योतिष के नाम से बहकाते हैं। बोले देखो ये तुम्हारे हाथ में ये होने वाला है, तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है। और स्थिति यहां तक हो गई है, जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी राशियों को देखता है उसमें कि आज की राशि मेरी क्या है। अरे राशि पर विश्वास करने वाले लोगों में आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात बताओ ईमानदारी से, आपके इस पीपाड़ शहर के अंदर क्या एक राशि का एक ही आदमी रहता है या एक राशि के हजारों सैकड़ों व्यक्ति रहते हैं? बोलो जी भाई, सैकड़ों लोग रहते हैं एक राशि के। तो यदि राशियों में दम है तो जो फल लिखा हुआ है राशि का मीन राशि वाले के लिए, तो जिन जिन लोगों की मीन राशि है सबके साथ का एक जैसा ही घटनाक्रम घटित होता है क्या? बोलो होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब फिर राशियों में सच्चाई क्या है? कुछ भी सच्चाई नहीं है, झूठ बातें हैं सारी की सारी। लेकिन धर्म के नाम पर खूब चल रहा है, लोगों को धर्मगुरु खूब ठगते हैं इसके नाम से। तो पंडित जी ने कहा बेटा अपना हाथ दिखाओ, हम इसको नहीं मानते, ये सारा पाखंड है, ठगी विद्या है, डग्गे मारी है सारी की सारी। उसने अपना हाथ सामने किया, लो पंडित जी देखो, अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल गप्पे फेंकी जाती हैं। जो जितना गप फेंकने में एक्सपर्ट होता है वो लोगों को प्रभावित कर लेता है, बस इतनी सी बात है। पंडित जी ने इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पंडित जी ने हाथ देख करके कहा, अरे बेटी वाह कमाल कर दिया, अरे तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है। बोले पंडित जी अच्छा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोले बेटी तू एमएससी बात की, तू केवल एमएससी की बात कर रही है, तू तो भी पीएचडी भी करेगी, ये रेखाएं तेरी बता रही हैं, अब इसमें थोड़ा लिखा है। पंडित जी गप्पी तो फेंकने, गप फेंकना शुरू कर दिया पंडित जी ने। कहते तेरी हाथ की रेखाएं बता रही है तू एमएससी नहीं तू पीएचडी करेगी। अब वो बड़ी प्रसन्न हुई, बोले अच्छा पंडित जी और बताओ और क्या लिखा हुआ पंडित जी। पंडित जी ने फिर मारी गप फेंक करके। पंडित जी कहते हैं बेटी तेरी शादी यहां नहीं होगी, तेरी शादी अमेरिका में होगी।
अब उसकी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भाई अमेरिका में जाके शादी हो जाए तो और क्या चाहिए। वो बड़ी फूल करके कुप्पा हो गई, बोली पंडित जी अच्छा पंडित जी और बताओ और क्या लिखा हुआ है। पंडित जी कहते हैं बेटी जिस घर में तेरी शादी होगी वो घर कोई ऐसा अट्टू पट्टू घर नहीं होगा, बहुत बड़ा परिवार होगा, बहुत बड़ा श्रीमंत परिवार होगा, तू तो रानी बन करके जाएगी। ओहो, अब तो उसकी प्रसन्नता का और ठिकाना नहीं रहा, बड़ी खुश हुई। कहती पंडित जी और बताओ। पंडित जी कहने लगे बेटी जिस लड़के के तेरे साथ में, जिस लड़की का तेरे साथ में विवाह होगा वो लड़का भी कोई सामान्य लड़का नहीं होगा, दुनिया का सबसे सुंदर लड़का होगा। अब तो बस पूछो मत, वो तो फूल के कुप्पा हो गई। अमेरिका में शादी हो रही है और बहुत बड़ा राज परिवार मिल रहा है, नौकर चाकर सेवा के लिए मिलेंगे और लड़का भी दुनिया का सबसे सुंदर राजकुमार मिलेगा। अब क्या चाहिए, उसकी तो लॉटरी लग गई। वो तो बड़ी खुश हुई, कहती पंडित जी और बताओ। अब इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, पंडित जी गप्पी तो फेंक रहे थे और सारे के सारे लोग गप फेंकते हैं। हकीकत मैं जानता हूं क्योंकि मैं धर्म के क्षेत्र में काम करता हूं। आप लोगों को तो पता नहीं है कि धर्म के नाम पर कितनी डग्गेमारी समाज में चलती है। कहती पंडित जी और बताओ। पंडित जी कब तक गप्पे फेंकते। आखिर पंडित जी को भी शांत होना था, उनकी भी एक सीमा है बात बताने की। कहती पंडित जी और बताओ। पंडित जी ने 2-4 गप्पे और फेंकी। अब वो कहने लगी पंडित जी और बताओ। पंडित जी ने सोचा तो मेरे पीछे पड़ गई, अब इससे कैसे पिंड छुड़ाऊं। आखिर पंडित जी ने एक बात कह दी अंत में, बेटा सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। बोले पंडित जी क्या दिक्कत है। पंडित जी ने कहा कि तेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है। शनि, कहते शनि चढ़ा हुआ है। अब देखो वो एमएससी पढ़ी लिखी बेटी थी, एमएससी, और जब शनि का नाम सुना तो उसकी हवा निकल गई, घबरा गई पूरी तरह से। बोले पंडित जी अच्छा शनि देवता मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। बोले हाँ। अरे तो पंडित जी कैसे उतरेंगे, इनका कोई उपाय है। पंडित जी कहते हैं बेटा सब चीज का उपाय है, चिंता क्यों करती है, हम उतार देंगे। बोले पंडित जी बड़ी कृपा होगी, आप कैसे उतारेंगे। तो पंडित जी ने कहा बेटा एक काम करो, शनि को उतारने का एक ही उपाय है। अब देखो पंडित जो लोग होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, और आप लोग भी किसी पर मूल आ जाता है, किसी के जो है ना कोई मंगली लड़की होती है, कोई मंगला होता है, तो क्या वो कर्मकांड करने से ठीक थोड़ा होता है। ये केवल एक धंधेबाजी है समाज की, मैं स्पष्ट आपके बीच में बोल रहा हूं, केवल धंधेबाजी है। पार्टियों को फंसाते हैं लोग, जैसे भी 51,000 21,000 11,000 में जैसा जो फंस जाए बस ले लो उनसे, और यज्ञ पूजा करके बोले उतर गया तुम्हारा मूल। अरे ना तो कभी मूल चढ़ता है ना कभी मूल उतरता है, केवल लोग बेवकूफ बनाते हैं मूल के नाम से। ये मंगला मंगली का चक्कर चल रहा है आजकल, खूब लोग कुंड लेकर घूम रहे हैं कि महाराज बताओ हम शादी वहां करना चाहते हैं लेकिन वो तो लड़का मंगला है, वो लड़की मंगली है। अरे क्या है ये मंगला मंगली, कितनी लड़कियों को जो इस चक्कर में पड़ी हुई थी, और हमने कहा ऐसे मानने वाली नहीं है, हमने उनको यज्ञ करके हमने कहा चलो तुम्हारा दोष हमने दूर कर दिया, बहुत अच्छा गृहस्थ राज भी उनका, लेकिन दूसरों के चक्कर में पड़ते कुछ भी होने वाला नहीं।